पिछले पार्ट में हमने अध्ययन किया था सरकार के बारे में, और उसमें हमने अध्ययन कर लिया था लोकसभा और राज्यसभा के गठन या संगठन के बारे में। अब उससे आगे हम अध्ययन करेंगे संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। क्या अगला टॉपिक आता है संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। लोकसभा और राज्यसभा के मिलकर ही क्या बनता है, संसद बनता है। तो संसद को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, इसके अंदर दोनों की शक्तियाँ आ जाएंगी, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। तो संसद के कार्य एवं शक्तियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आती है विधायी शक्तियाँ। अब विधायी का मतलब होता है कानूनों का निर्माण करना या कानून बनाने संबंधी शक्ति। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों के लिए कानून बनाना होता है कि राष्ट्र किसी देश के हित के लिए किसी कानून को बनाने का कार्य, कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास में। उस शक्ति को क्या बोलते हैं, विधायी शक्ति। अब ये कानून बना सकते हैं, लेकिन हमें एक बात का ज्ञान होना चाहिए कि किन किन विषय पर कानून बना सकते हैं। कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची की 3 प्रकार के विषय होते हैं जो संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची के नाम से जाने जाते हैं। जो संघ सूची और संवर्ती सूची में होते हैं उन पर संसद कानून का निर्माण करती है। जो विषय संघ सूची और संवर्ती सूची में होते हैं उन विषयों पर संसद कानून बनाने का कार्य करती है। राज्य सूची के विषयों पर किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर वह कानून नहीं बना सकती। तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि संघ सूची व संवर्ती सूची के विषयों पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। अगला है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन। जो संविधान में संशोधन की शक्ति है वह संसद के पास में अधिक पाई जाती है। संविधान में संशोधन की शक्ति केवल संसद के पास है। इसमें संशोधन के लिए संसद के सामान्य बहुमत या 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति होती है वह केवल संसद के पास पाई जाती है। और इसमें कुछ विषयों पर तो सामान्य बहुमत के आधार पर ही संशोधन हो जाता है, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं संविधान में उनमें संसद का दोनों सदनों का 2/3 बहुमत होना अनिवार्य होता है। जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक की 2/3 बहुमत नहीं होगा। इसके अलावा कुछ विशेष विषय होते हैं जिनमें दोनों सदनों के बहुमत के अलावा आधे से अधिक राज्यों का बहुमत भी होना ज़रूरी होता है। तभी क्या होता है, संविधान में संशोधन। तो हम कह सकते हैं कि संविधान में संशोधन एक तो सामान्य बहुमत से हो सकता है, संसद के सामान्य बहुमत से, दूसरा संसद के 2/3 बहुमत से, और तीसरी बात हम कह सकते हैं कि संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति के बगैर संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। कोई विशेष अवसर पर राज्यों के या विशेष जो विषय हैं उन पर ही आधे से अधिक राज्यों की सहमति ली जाती है। अगला आता है वित्तीय शक्तियाँ। अगला कौन सा आता है, वित्तीय शक्ति। संसद प्रति वर्ष नंबर तीसरी शक्ति आती है वित्तीय शक्ति। संसद के पास में जो वित्तीय शक्ति होती है उसके बारे में देखते हैं। संसद
प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा पारित करता है। कि हर वर्ष आपने नाम सुना होगा कि सरकार अब बजट पारित कर रही है, तो वह बजट कि प्रति वर्ष आय और व्यय का लेखा जोखा संसद में सरकार के द्वारा किया जाता है। ये संसद में विशेषकर लोकसभा के पास में शक्ति होती है कि इस पूरे वर्ष में कितना व्यय हुआ और कितना आय हुई, और आने वाले वर्ष में अनुमानतः कितना व्यय होगा और कितनी आय होगी। इस सभी का लेखा जोखा संसद में रखा जाता है। यह शक्ति भी किसके पास में है? संसद में। इस शक्ति को वित्तीय शक्ति के नाम से जाना जाता है। अब 4 नंबर पर आती है प्रशासनिक शक्तियाँ। मंत्रिमंडल केवल तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। कि जो मंत्रिमंडल होता है वह केवल तब तक ही अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। कि हम एक बात जब देखें कि भारतीय संविधान में संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, कि जो भारत का संविधान है उसमें कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? संसदात्मक व्यवस्था। जैसे आप आगे पढ़ोगे कि 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल जो होता है अर्थात संघीय कार्यपालिका जो होती है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के प्रति भी किसके? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक लोकसभा में उस मंत्रिमंडल में विश्वास प्राप्त होगा तब तक वह पद पर रहेगा। जिस दिन लोकसभा के अंदर मंत्रिमंडल से विश्वास प्राप्त नहीं होगा या विश्वास उठ जाएगा, उसी दिन वह मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया जाता है। अगला है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कि जब संसद के दोनों सदन कौन कौन से हो गए? राज्यसभा और लोकसभा। ये दोनों सदन इसके सदस्य राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब हम देखें राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। इनके अलावा संसद के सदस्य लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदन है संसद के, इनके निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा इनके सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य क्या करते हैं? निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला चौथा है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्ति में आता है विधायी शक्ति पहले आगे विविध शक्तियाँ, अगला आएगा विविध शक्तियाँ। विविध मतलब अन्य कौन कौन सी शक्तियाँ हैं कि इनके अलावा और संसद के सदस्यों के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जिनका वे उपयोग करते हैं। नंबर 1 है क में आता है संसद महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। कि संसद के सदस्यों के पास में यह अधिकार होता है कि या तो राष्ट्रपति अगर कोई कदाचार के
कदाचार में लिप्त पाया जाता है कि ऐसा जो कि देश के विरोधी कोई कार्य हो या कानून के विरुद्ध कोई कार्य में लिप्त हो जाता है या इनके जो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो कार्य करता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है संसद में, और उस संसद के महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को, अगर वह दोनों सदनों में पारित हो जाता है महाभियोग, तो राष्ट्रपति को पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी महाभियोग चलाया जाता है। उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होते हैं, उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई, महाभियोग जैसी कार्रवाई करके उनको पद से हटाया जा सकता है। यह शक्ति भी संसद को प्राप्त होती है। दूसरी शक्ति आती है संकटकालीन स्थिति में राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए होता है तथा इसे अधिकतम 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल की स्थिति आ जाए, संकटकाल का मतलब आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत 352, 356 और 360 के तहत ये आपातकाल लगाया जाता है। इस आपातकाल के तहत प्रथमतः यह केवल 6 माह के लिए लगता है। कितने माह के लिए लगता है? 6 माह के लिए। और 6 माह के बाद में संसद अपने बहुमत से पारित करके इसको 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। इसको 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। अधिकतम वह कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष तक। अब ये थी राज्यसभा व लोकसभा दोनों की संयुक्त शक्तियाँ, जिसे हम कहेंगे संसद की शक्तियाँ, संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। और अब हम आगे पढ़ेंगे लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ व कार्य। किन किन विषय पर लोकसभा को शक्ति प्राप्त है, किन किन विषय पर राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ व कार्य कि जिस हम अब पढ़ेंगे इन लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। अगर जिनमें जो सेम होंगे, दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, उनको मैं एक लाइन में सीधा लिखूंगा और बता दूंगा कि लोकसभा और राज्यसभा को ये दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। और जिन में थोड़ा डिफरेंट होगा तो उनको मैं तुलनात्मक रूप से लिखवा दूंगा। ठीक है, देखिए अब नंबर 1 आती है विधायी शक्ति। जिस तरीके से संसद के पास में आई थी विधायी शक्ति, उसी प्रकार इनकी आएगी विधायी शक्ति। नाम सेम रहेंगे, संसद की करो चाहे लोकसभा या राज्यसभा की, तो विधायी शक्ति। अब विधायी शक्ति का मतलब मैंने अभी बताया था कानून निर्माण संबंधी शक्ति। तो लोकसभा व राज्यसभा द्वारा संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय जो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के अलावा जो विषय बच जाते हैं वो किस में आते हैं? अवशिष्ट विषयों में आते हैं। और राज्य सूची विशेष, एक शब्द लिखा है मैंने विशेष, कि राज्य सूची में कुछ विशेष परिस्थिति में ही राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। नहीं तो इनका मुख्य रूप से कानून किन पर बनाती है? संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों के संदर्भ में ही लोकसभा व राज्यसभा दोनों कानून बनाती हैं। लोकसभा और राज्यसभा किसी भी विधेयक को पारित करती हैं। किसी भी विधेयक को क्या करते हैं? पारित करते हैं। कानून बनने से पहले वह क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। तो उस विधेयक को पारित करते हैं। तो दोनों सदनों
में पारित होने के बाद में वह कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति क्या कर दे, हस्ताक्षर कर दे। तो वह राष्ट्रपति के पास में हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर जब हस्ताक्षर कर देता है तो वह क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि लोकसभा विधायी शक्ति में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के पास में समान अधिकार है। और वह कौन कौन से विषयों पर बना सकते हैं, संघ सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची के विषयों पर और अवशिष्ट विषयों पर ही कानून बना सकते हैं। एक विशेष परिस्थिति में, जो आगे बताऊंगा, कि विशेष परिस्थिति में ही राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। आगे देखिए, दूसरा आता है वित्तीय शक्ति। दूसरा क्या रहा है, वित्तीय शक्ति। इस वित्तीय शक्ति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास अलग अलग अधिकार हैं। तो इन दोनों का इस तुलनात्मक बीच में लाइन खींचकर मैंने अध्ययन किया है, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कि देखो, लोकसभा में अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही पारित होता है, राज्यसभा में नहीं। कि अनुच्छेद 109 ये कहता है कि जो धन विधेयक या वित्त विधेयक होगा वह लोकसभा में ही पारित होगा, लोकसभा ही उसे पारित करेगी, राज्यसभा नहीं। मतलब कि प्रथमतः लोकसभा में ही वह पारित होगा, राज्यसभा में नहीं। ऐसा नहीं कि धन विधेयक है उसको राज्यसभा भी लेके आ जाए और पारित करके लोकसभा के पास में भेजे, नहीं। लोकसभा ही पहले उसे पारित करेगी और लोकसभा उसे किसके पास में भेजेगी, राज्यसभा के पास में। और राज्यसभा केवल धन विधेयक संशोधन पर लोकसभा को सुझाव दे सकती है कि आपने यह जो विधेयक भेजा है उसमें ये कमियां हैं और इन कमियों को ये आप इन कमियों को इस तरीके से आप सुधार सकते हो। उसको अस्वीकार नहीं कर सकती कि राज्यसभा उस धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, संशोधन के तहत वापस भेज सकती है। लेकिन वह राज्यसभा के द्वारा सुझाव दिए गए संशोधन पर लोकसभा उसको मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। दोनों किस पर निर्भर होता है, लोकसभा पर। मानती है तो उसको थोड़ा सुझाव को मानते उसको आगे संशोधन करके वापस भेज देती है, नहीं मानती है तो उसको जो का तुम दोबारा से पारित करके राज्यसभा के पास में भेज देती है। तो उसके बाद राज्यसभा को उसे स्वीकार करना ही होगा, पारित करना ही होगा। राज्यसभा उस धन विधेयक को रोक नहीं सकती, केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। अगर 14 दिन में उसको पारित नहीं करती है तो स्वतः ही पारित माना जाता है। तो राज्यसभा के पास केवल क्या है, 14 दिन का अधिकार, रोकने का अधिकार है और वह अस्वीकार नहीं कर सकती धन विधेयक को। अगला आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी। कौन सा आता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्तियाँ। इसमें भी अलग अलग है, लोकसभा और राज्यसभा। कि कार्यपालिका या मंत्रिमंडल तब तक पद पर रहता है जब तक लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो। कि हमने संसद की शक्तियों में पढ़ा था प्रशासनिक शक्तियाँ, उसमें भी यही बात थी कि उस पर मंत्रिमंडल होता है, उस पर नियंत्रण किसका होता है, लोकसभा का। राज्यसभा का इतना नियंत्रण नहीं होता है, राज्यसभा का नियंत्रण ना के बराबर होता है। लोकसभा अगर कोई भी ऐसा कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ऐसा कानून लाया जाता है जिसमें लोकसभा को विश्वास नहीं है कि यह लोकसभा उस कानून के प्रति विश्वास प्रकट नहीं करती है, तो और मंत्रिमंडल वह कानून लाता है, तो
लोकसभा के द्वारा अगर उस मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को क्या कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से केवल प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न, उन प्रश्न के आधार पर दूसरे प्रश्न आ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और आलोचना कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आलोचना, लेकिन पद से नहीं हटा सकते। केवल पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं कि आपने जो ये कार्य किया है ये गलत है और आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, ऐसी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन पद से हटाने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। लोकसभा के पास में यह पूरा अधिकार होता है कि अगर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि लोकसभा में विश्वास प्राप्त नहीं है तो उस मंत्रिमंडल को पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। नंबर 4 पर आता है संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति, हमने ये संसद की शक्तियों कार्यों में भी अध्ययन किया था। उसी प्रकार लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि लोकसभा अकेले संविधान में संशोधन कर सकते। हमने पीछे पढ़ा था कि संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत व 2/3 बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन होता है। तो दोनों सदन अलग अलग या तो साधारण बहुमत से या फिर दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। संविधान संशोधन प्रस्ताव पर दोनों सदनों में किसी भी सदन की असहमति होने पर प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अगर दोनों सदनों में से अगर एक किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से किसी एक सदन ने भी प्रस्ताव में असहमति प्रकट कर दी तो वह प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है, कि लोकसभा अपने बहुमत से पारित कर दे और राज्यसभा अपने बहुमत से पारित नहीं करे, उसे अस्वीकार कर दे तो संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। अगर राज्यसभा पारित कर दे, लोकसभा पारित नहीं करे तो भी वह वहीं पर समाप्त हो जाता है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा वह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद में उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह संशोधन मान लिया जाता है। तो यह है संविधान संशोधन की शक्ति। अगला आता है 5वां, निर्वाचन मंडल के रूप में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन मंडल के रूप में भी कार्य करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। इसमें एक बात आपको ध्यान रखने वाली ये है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये तो दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन में ही क्या करता है, भाग लेता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। दूसरी बात कि लोकसभा और राज्यसभा के और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, कि लोकसभा में राष्ट्रपति दो सदस्यों को मनोनीत करता है, वो भाग नहीं लेंगे। उपराष्ट्रपति
के निर्वाचन के बारे में अभी बात करेंगे। और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो 20 के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और राज्य विधानसभा के सदस्यों में राज्यपाल 1 सदस्य को मनोनीत करता है, वह भी क्या नहीं लेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें मनोनीत और निर्वाचित सभी सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ध्यान रखना, इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसमें मनोनीत भी आ जाते हैं उपराष्ट्रपति के में और निर्वाचित भी। राष्ट्रपति के में केवल कौन कौन आते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, ये थे निर्वाचक मंडल के रूप में। और अब आते हैं विशेषाधिकार। विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं केवल राज्यसभा को। वो देखिए राज्यसभा को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, केवल ये राज्यसभा के संदर्भ में है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, यह केवल राज्यसभा के पास में है। अनुच्छेद 249 में लिखा गया है कि राज्य सूची के जो ऐसा कोई विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन राज्यसभा उसे उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे कि ये तो विषय किसके महत्व का है, राष्ट्र के महत्व का है, तो उस विषय के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। संसद का मतलब लोकसभा व राज्यसभा को प्राप्त हो जाता है। हमने विधायी शक्तियों में जो संसद की जो विधायी शक्तियों में पढ़ा था, एक विशेष अवसर पर लिखा था। क्या लिखा था, विशेष लिखा था कि राज्य सूची में एक विशेष, तो वह विशेष ये है कि जब उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है, तब वह उस विशेष अवसर पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करना या सृजन करना। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत यह लिखा गया है कि राज्यसभा को यह आवश्यकता पड़े कि भारत में नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना चाहिए। तो इस 312 अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है या स्थापित कर सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा अभी तक कितने 3 है भारत में, IAS और IFS और IPS, ये 3 है। मतलब एक तो IAS, IPS और IFS की इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय इंडियन सिविल सर्विस, और दूसरी इंडियन पुलिस सर्विस, एक है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये आते हैं अखिल भारतीय सेवाओं में। ऐसा लगे कि नई कोई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है तो वह केवल कौन कर सकता है, राज्यसभा। वह कौन से अनुच्छेद के तहत, 312 अनुच्छेद के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। तो इस तरीके से आज हमने ये संसद की शक्तियाँ, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया है। और इस अध्ययन में आप सभी को
अगर कुछ त्रुटि लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।